Hello students, in today's video I'm going to explain English lesson of class 7 Chilling at the North Pole. I'm going to explain this chapter line by line in Hindi. So let's start with the topic Chilling at the North Pole. North Pole का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव. The author takes us through a journey to the North Pole. अब इस लेसन में जो लेखक हैं वो हमें नॉर्थ पोल की तरफ ले जाते हैं. He describes the adventures and the sights so vividly that the reader can visualize everything. जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर सभी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि जो रीडर हैं, जो लेसन को पढ़ रहे हैं, जैसे सब कुछ उनकी आंखों के सामने ही हो रहा हो. रीड ऑन एंड फाइंड आउट व्हाट द ट्रिप वाज ऑल अबाउट. अब इस लेसन को पढ़कर पता करते हैं कि जो स्टोरी है, जो लेसन है वो और जो यात्रा थी वो किस तरह की थी. When I began planning for the trip, not one person I spoke to thought I was sane. जो लेखक है वो कहते हैं जब मैंने अपनी प्लानिंग शुरू की इस यात्रा के बारे में तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिससे मैंने इस बारे में बात की हो, उसने ये ना समझा हो कि मैं एक सामान्य बुद्धि का इंसान नहीं हूँ. They told me of the problems I would encounter and how grueling the regimen would be. उन्होंने बताया लेखक को कि जिस यात्रा के बारे में वो सोच रहे हैं वो कितनी ज़्यादा मुश्किलों से भरी हुई होगी और उन्हें कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. ग्रूलिंग का मतलब है फिज़िकली और मेंटली जितनी एक्सर्शन उन्हें होगी इस ट्रिप से. रेजिमेंट का मतलब है एक सिस्टमिक प्रोसीजर होता है जो एक नेचुरल फिनोमिनन का एक प्रोसेस होता है किसी चीज़ का. वो आई वॉज ऑल इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ द वेदर and the fact that the resin had hardly experienced any human traffic. लेखक ने जब पता किया तो उन्हें बताया गया कि वहाँ का जो मौसम है वो किस तरह का होता है और वहाँ पर इतनी ठंड होती है कि मुश्किल से ही कोई जो लोग हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं या जाते हैं, यानी ज़्यादातर लोग वहाँ नहीं जाते हैं घूमने. आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑन द प्लानट. जो लेखक हैं वो इस प्लैनेट पर सारी जगह घूम चुके थे एक्सेप्ट फॉर द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिका. आर्कटिक और एंटार्क्टिका को छोड़कर वो सारी जगह पर घूमकर आ चुके थे, इसीलिए वो अपना एक जो ट्रिप है वो प्लान करते हैं नॉर्थ पोल की तरफ. दैट वाज द फर्स्ट रीज़न टू मेक द ट्रस्ट टू द आर्कटिक. ये इसलिए उनका पहला रीज़न था आर्कटिक की ओर पैदल यात्रा करने का. आई वॉन्टेड टू ऑल्टर द लेटमोटिव ऑफ टेकिंग वेकेशंस. वो एक इसका मतलब होता है लेटमोटिव का तकिया कलाम, मतलब जो छुट्टियां लेने का जो रीज़न होता है वो उसको बदल देना चाहते थे. फॉर मी द ट्रिप वॉज एज मच अबाउट द ट्रेवल एज अबाउट द चैलेंजेस दैट ले अहेड. जो उनका ट्रिप था वो एक यात्रा करने के पर्पज़ से तो उन्होंने बनाया ही था कि वो घूमने जाना चाहते थे और जो चैलेंजेस आने थे आगे उनको भी वो फेस करना चाहते थे. I arrived in Bergen, which is in the southwest of Norway, to take the ship to the Arctic Circle. वो पहुँचते हैं बर्जन में जो नॉर्वे के साउथ वेस्ट में है और वहाँ से वो शिप से कहाँ तक जाते हैं, आर्कटिक सर्कल तक. फ्रॉम देयर वी बिगिन अ 12-day जर्नी. फिर वहाँ से उनकी 12 दिन की यात्रा शुरू होती है, of which 5 would be without any form of communication, no internet, mobile or any form of contact with the outside world. और जिसमें से 5 दिन की जो उनकी यात्रा थी वो बिना किसी तरह के कम्युनिकेशन के थी. मतलब वहाँ ना कोई इंटरनेट का नेटवर्क आएगा, ना ही फ़ोन होगा और ना ही कोई और किसी भी तरह से वो बाहर के दुनिया से कांटेक्ट कर सकते थे. सो बिफोर यू रीड ऑन आस्क योरसेल्फ इफ़ यू कैन बी विद योरसेल्फ फॉर 5 days नॉट नोइंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड. शुरू करने से पहले आप सोचें इस बारे में कि 5 दिन अगर आपको इस दुनिया से, संसार से कट के रहना हो, कि आपको कुछ भी पता ना चले क्या हो रहा है, तो आपको कैसा महसूस होगा. फ्रॉम बर्जन वी कंटिन्यूड अवर जर्नी अप नॉर्थ.
passing the amazing Norwegian towns of Trondheim and Troms and sailing towards the Isle of Rundle, which has the largest number of Arctic birds. बर्जन से जो उनकी यात्रा थी वो नॉर्थ की तरफ वो कंटिन्यू करते हैं और नॉर्वेजियन टाउन्स से होते हुए वो जाते हैं वहाँ से। आइल का मतलब होता है टापू। वहाँ बहुत संख्या में टापू थे जिनसे गुजरते हुए जाते हैं वो, और वहाँ पे बहुत सारे आर्कटिक बर्ड्स थे। वी पास सम मैजिकल fjord, saw the Seven Sisters, which is amongst the world's prettiest waterfalls, and it was only on day 6 of our journey that we began pushing further north. वो बहुत से जो जादुई झरने थे एक तरह से उनके पहाड़ियों के, जो संकरी पहाड़ियाँ थी वो वहाँ से होते हुए जाते हैं। वहाँ उन्होंने सेवन सिस्टर्स को देखा जो सबसे बड़ा वाटरफॉल है, जो सबसे सुंदर है, और ये उनकी यात्रा का छठा दिन था। फिर उन्होंने उत्तर की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। इन जियोग्राफिकल टर्म्स व्हेन यू क्रॉस अ लैटिट्यूड ऑफ 70 डिग्रीज नॉर्थ यू आर विद इन द आर्कटिक सर्कल। जोग्राफिकल टर्म में जब आप 70 डिग्री लैटिट्यूड को क्रॉस कर जाते हो, लैटिट्यूड होता है अक्षांश, उसे क्रॉस कर जाते हो तो आप आर्कटिक सर्कल में पहुंच जाते हो। बट देन वी वर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विद जस्ट दैट। लेकिन वो सिर्फ इतने से ही खुश नहीं थे। द एक्सपेडिशन वॉज टू टेक अस एज क्लोज टू द नॉर्थ पोल एज इट्स लीगली परमिसेबल। उनकी जो यात्रा थी उन्हें उत्तरी ध्रुव में वहाँ तक जाना था जहाँ तक परमिशन दी गई है जाने की, लोग जा सकते हैं देखने के लिए। We encountered tons of flat floating ice which is distinct from icebergs. उन्होंने बर्फ़ के जो पहाड़ थे उन्हें तैरते हुए देखा जो आइसबर्ग से अलग होते हैं। And it was only on day 8 of the expedition that we saw the amazing wonder of ice and snow. और यात्रा के 8वें दिन उन्होंने बर्फ़ के जो अद्भुत नज़ारे थे उनको देखा। We had now reached the latitude of 80 degrees. अब वो 80 डिग्री के अक्षांश तक पहुंच चुके थे। इट वॉज ब्लिस्टरिंगली कोल्ड विद टेम्परेचर्स ड्रॉपिंग टू -32 डिग्री। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, जो टेम्परेचर था वो -32 डिग्रीज था। एंड इट इज़ ओनली व्हेन यू आर ऑन अ स्मॉल ज़ोडिएक, और जबकि आप एक छोटी सी बोट पर हो, इनफ्लेटेबल बोट जिसमें हवा भर के फुलाया जाता है। Whizzing towards glaciers and encountering not just sub-zero temperatures. Whizzing means move करना glaciers की तरफ, but equally strong winds of about 120 किलोमीटर पर आवर। और वहाँ जो ठंडी हवाएं थी वो भी चल रही थी, वो 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। Do you realize why this expedition is considered to be even more grueling than the one to Antarctica? ये जो उनकी यात्रा थी इसे क्यों सबसे ज़्यादा फिज़िकली और मेंटली थकाने वाला कहा जाता है, एंटार्क्टिका से भी ज़्यादा। इन बिटवीन ऑल द ग्लेशियल वॉक टू बी डन अब्रोड द शिप एवरी डे देयर वर एट लीस्ट 3 to 4 लेक्चर्स ऑन द सब्जेक्ट्स लाइक आर्कटिक बर्ड, पोलर बियर एंड द व्हेल्स यू वुड फाइंड इन आर्कटिक ओशन। वहाँ सिर्फ यात्रा नहीं करनी थी आपको, चलना ही नहीं था, वहाँ हर रोज़ 3 से 4 लेक्चर दिए जाते थे आर्कटिक बर्ड्स, पोलर बियर के बारे में और व्हेल्स के बारे में जो आपको आर्कटिक ओशन में मिलते हैं। वी सॉ द ब्लू व्हेल कंसीडर्ड टू बी द बिगेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट। उन्होंने ब्लू व्हेल को देखा जिसे प्लैनेट पर सबसे बड़ा जानवर एक तरह से माना जाता है। एंड हम्बैक व्हेल्स बिसाइड द बेलुगा। बेलुगा एक वाइट व्हेल का दूसरा नाम है। वी ऑल्सो सॉ स्क्वाज, द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल बर्ड्स नोन, जिसे पक्षियों में सबसे ज़्यादा समझदार समझा जाता है। एनी प्रेडेटरी गर्ल लाइक बर्ड। टेक फ्लाइट एंड द नॉर्दर्न गैनेट, मोर मैजिकल वाइल्ड लाइफ ले अहेड। उन्होंने वहाँ से फ़्लाइट ली और नॉर्दर्न गैनेट में पहुँचे जहाँ पे और ज़्यादा जादुई उनकी जो वाइल्ड लाइफ थी एक तरह से उनका इंतज़ार कर रही थी आगे।
ऑन दीज एक्सपेडिशंस देयर इज़ नो स्लीप फॉर 2 रीजंस। इस पूरी यात्रा के दौरान 2 वजह से वो सो नहीं पाए थे। देयर इज़ नो नाइटफॉल, वहाँ कोई सांझ नहीं थी। Further sightings could happen any time, and you would get about 10 minutes to wear at least 5 layers of clothing and your boots and jump onto Zodiac to see the wildlife that had been spotted. क्योंकि जो द एक्ट ऑफ कैचिंग साइट ऑफ समथिंग, जो साइटिंग्स थे यानी कभी भी कुछ भी ऐसा देखने को मिल सकता था। और अगर आप पूरी तरह तैयार होकर नहीं बैठे हैं और आप सो गए हैं, आप उठेंगे तैयार होंगे, उसमें आपको कम से कम 10 मिनट का समय लगेगा अपने कपड़ों को पहनने के लिए। वहाँ 5 लेयर्स पहननी पड़ती थी कपड़ों की, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और बूट्स पहनने के लिए, और फिर अपनी ज़ोडिएक जो आपकी इन्फ्लेटेबल बोट है उस पर बैठ के आप जाओगे उन सीन को देखने के लिए। तो उसमें अगले 10 मिनट लग सकते थे तैयार होने में, इसलिए वहाँ उन्हें सोने के लिए नहीं मिलता था। इट वॉज़ वन सच मॉर्निंग एट 2 AM, और एक दिन मतलब एक सुबह 2 बजे, that some of us whizzed to a glacier to spot a polar bear। उनमें से कुछ ने एक सनसनाहट सी सुनी पोलर बियर की। When you come that close to an animal in its natural habitat, the experience is truly magical। जब आप ऐसे जानवरों को उनके अपने प्राकृतिक आवास में देखते हैं तो वो बहुत ही एक जादुई अनुभव होता है। We were in the middle of the ocean, freezing to death, when we watched a polar bear sit for hours on end and trudge away eventually। वो ओशन के बीच में थे और जो ठंड थी वो ऐसी थी कि उस ठंड से आदमी चाहे मर जाए। जब उन्होंने एक पोलर बियर को देखा जो घंटों तक एक सिरे पर बैठा हुआ था और लास्ट में वो वहाँ से चला जाता है। वी ऑल्सो सॉ अ बियर्डेड सील लेजिंग ऑन अनदर पीस ऑफ फ्लैट आइस। उन्होंने वहाँ एक सील को भी देखा जो वहाँ एक बर्फ़ के टुकड़े पर थी। वी स्पेंट ऑलमोस्ट 4 days इन द रीजन इन द कोल्डेस्ट एंड द फायर्स वेदर। उन्होंने वहाँ भयंकर जो मौसम था, ठंडा था इतना, वहाँ उन्होंने 4 दिन बिताए। देयर वर ग्लेशियल वॉक्स गलोर एंड इट वाज ऑन वन ऑफ दीज वॉक्स दैट वी एनकाउंटर रेनडियर विच इज़ लार्जर दैन इट्स डिपिक्शन इन प्रिटी सेंटा क्लॉज पिक्चर्स। उन्होंने वहाँ ग्लेशियर पर जो वॉक की, बहुत सी या मतलब उन्होंने वहाँ ग्लेशियर्स पर बहुत देर तक यात्रा की, और उन्होंने उस दौरान रेनडियर हिरन को देखा, और देखने में वो इतना बड़ा था जितना कि जो सेंटा क्लॉज के पिक्चर्स में दिखाया जाता है उससे बहुत अलग और बड़ा था। आई केम अवे विद एन एक्सपीरियंस दैट आई कैन नेवर डू फुल जस्टिस टू इन वर्ड्स। लेखक कहता है कि जो उन्होंने यात्रा की इतने दिनों की, उसके बाद जो उन्हें अनुभव हुआ वो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इन द लाइव्स we lead, we often forget about the charm and ruthlessness of unspoilt nature। हम जो अपना जीवन जीते हैं, हम इसमें जो नेचर, जो प्राकृतिक सुंदरता है प्रकृति की, उसको भूल जाते हैं। फॉर मी द आर्कटिक वाज नॉट जस्ट एन एक्सपेडिशन। उनके लिए जो एक आर्कटिक ओशन वो गए थे वो एक सिर्फ यात्रा नहीं थी। इट वॉज़ अ बिगिनिंग ऑफ अनदर लाइफ। ये एक तरह से नए जीवन की शुरुआत थी। वन इन विच यू मूव अवे फ्रॉम द यूजुअल, जिसमें आप एक से दूसरे जीवन में जाते हो। एंड सीक व्हाट इज़ ऑफन इग्नोर्ड, और उन चीज़ों को देखते हो जो कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। So the class chapter is over. I hope this video will help you, this explanation will help you, and you will like this video. Thank you.